इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शॉर्ट में भी कहते हैं इनको, या हिंदी में इसे कहते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी gives idea about different hydrogen atom present in a molecule, their nature, number and chemical environment associated with them। यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या, उनकी प्रकृति तथा उनके रासायनिक वातावरण के बारे में हमें जानकारी देती है। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तव में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है, कहाँ से आती है। सबसे पहले इसके लिए हम पढ़ेंगे कि ये है क्या है। इसको आप सुने थोड़ा ढंग से। Nuclear magnetic resonance involves the interaction between an oscillating magnetic field of electromagnetic radiation and the magnetic energy of the hydrogen nucleus or some other types of nucleus when they are placed in an external static magnetic field। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में भी, तो अगर हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसे कोई भी चार्ज न्यूक्लियस को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्योंकि उसके पास चार्ज है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो बाहर के रखे हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन से क्या होगा, इसी की स्टडी हमको एनएमआर में करते हैं। होता क्या है, हम बात करते हैं कि जब लेट अस कंसीडर ए स्मॉल मैग्नेट spinning in an external field, nucleus is just behave like a small magnet। एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसको हम बाहर वही चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। It has been found that the proton precesses about the axis of the external magnetic field in the same manner in which a spinning gyroscope precesses under the influence of gravity। जिस तरह से एक लट्टू पड़ा देखा होगा आपने, जो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के कारण जिस प्रकार गति करता है, उसी प्रकार से एक प्रोटॉन या न्यूक्लियस भारी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र में उसी प्रकार से गति करता है। अब सबसे पहली बात तो ये कि कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं जो इस प्रकार से गति कर पाएंगे और कौन कौन से हैं जिनका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। तो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट और मैग्नेटिक मूवमेंट अपन देखें तो एटॉमिक न्यूक्लियस विच पजेस आइदर ओड मास और ओड एटॉमिक नंबर और बोथ हैज ए क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम एंड ए मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसे सभी नाभिक जिनके पास या तो विषम द्रव्यमान संख्या होती है या विषम परमाणु क्रमांक होता है या दोनों विषम होते हैं, उनका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है, एक क्वांटीकृत कोणीय संवेग होता है। जैसे 1h1, 1h2, 6c13, 1h1 में दोनों ओड है, 1h2 में परमाणु क्रमांक ओड है, 6c13 में द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास ओड है, 7n14 में परमाणु क्रमांक, यानी कि दोनों में से एक विषम हो या दोनों विषम हो। लेकिन जैसे अगर दोनों सम हैं, इवन नंबर्स हैं, then they not contain angular moment of any nucleus depend on its spin quantum number। इसको अगर इन दोनों इवन नंबर है तो इनका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। और एंगुलर मोमेंट ऑफ एनी न्यूक्लियस डिपेंड ऑन इट्स स्पिन क्वांटम नंबर आई, मतलब किसी का भी कोणीय संवेग जो होता है उसके चक्रण क्वांटम संख्या आई पर निर्भर करता है। When spinning nucleus placed in an external magnetic field, then probable orientation may be determined by formula 2I+1। अपन ने कहा जिस प्रकार न्यूक्लियस को हम बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन करने के साथ वो अलग अलग प्रकार के विन्यास ग्रहण कर सकता है, विथ अलाइनमेंट विद द फील्ड और अलाइनमेंट अगेंस्ट द फील्ड। तो ये सब जो ओरिएंटेशन है इसको हम 2I+1 फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1h1, 6c13, इन सब में I की वैल्यू हाफ होती है, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन और स्पिन स्टेट 2 × 1/2 + 1 = हो गए 2।
तो इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द स्पिन स्टेट आर नॉट ऑफ इक्वलेंट एनर्जी। अपन कह रहे हैं कि जो अपन ने बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र जो रखा हुआ है उसमें जो चक्रण अवस्थाएं हैं वो समान ऊर्जा की नहीं होती है, बिकॉज न्यूक्लियस इज चार्ज पार्टिकल एंड एनी मूविंग चार्ज जनरेट ए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इट्स ओन। पहले भी कह चुके हैं अपन। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में है प्लस हाफ मीन्स क्लॉकवाइज or minus half means anti-clockwise spin state, and the nuclear magnetic moment in the two cases are in opposite direction. The spin state plus half is of lower energy because it is aligned with the field, while the spin state minus half is of higher energy since it is opposite to the applied field. तो दो विन्यास ग्रहण करेगा हाइड्रोजन नाभिक, वो दो विन्यास अपन दो प्रकार कर सकते हैं, दो स्पिन स्टेट या दो चक्रण अवस्थाएं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ निम्न ऊर्जा की है और माइनस हाफ उच्च ऊर्जा की है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी की बात करें, हेंस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड डीजनरेट स्पिन स्टेट स्प्लिट इनटू टू स्टेट ऑफ अनइक्वल एनर्जी। यानी कि बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो संभ्रंश चक्रण अवस्थाएं थी वो दो ऊर्जा अवस्थाओं में परिवर्तित हो गई, स्प्लिट या विपाटित हो गई। If a proton is preceding in the aligned orientation by absorbing energy, it can pass into the opposite orientation. The transition from one energy state to other is called flipping of the proton or nuclear magnetic resonance. अगर हम कहें कि प्रोटॉन जो है एक अलाइनमेंट में है विथ फील्ड और अपोजिट फील्ड, उसको हम दूसरे अलाइनमेंट में भेजें तो इसको मतलब संक्रमित करें तो इसको कहते हैं फ्लिपिंग, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन का, इसे कहते हैं नाभिकीय अनुनाद। द ट्रांजिशन बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द रेडियो वेव रीजन। ये जो संक्रमण है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, ये रेडियो वेव रीजन में करवाया जा सकता है। इसके लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो हमें रेडियो विकिरण से प्राप्त होती है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर द फील्ड, ग्रेटर विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन नीडेड टू फ्लिप द प्रोटॉन। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा और हमें अधिक आवृत्ति वाला विकिरण चाहिएगा फ्लिप करवाने के लिए। यानी कि न्यू इक्वल टू गामा H0 अपॉन 2 पाई, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी इन सीपीएस और हर्ट्ज, गामा एक गायरोस्कोपिक रेशियो और न्यूक्लियर कांस्टेंट है। फॉर प्रोटॉन वैल्यू इसकी 26750 है एंड H0 is strength of magnetic field in Gauss. For a proton, if the applied field in is 14,100 Gauss, the frequency of precision will be approximately 60 megahertz. एक प्रोटॉन के लिए बात करें हम कि अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो हम 14,100 गॉस का लगाएं तो जो फ्रीक्वेंसी लगभग चाहिएगी हमें प्रिसिजन की वो चाहिए थी 60 मेगाहर्ट्ज। इट लाइज इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, 10 से 100 मेगाहर्ट्ज होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। If we irradiate the preceding nuclei with a beam of electromagnetic radiations of desired frequency, then the lower nucleus will absorb energy and move to higher energy state. Absorption of energy only takes place when precision frequency and frequency of radiation will be the same. यानी कि अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी प्रोटॉन को रखते हैं और हम रेडियो वेव उसको देते हैं तो जो फ्लिपिंग होगी प्रोटॉन की या एनर्जी अब्जॉर्ब होगा वो तभी होगा जब दोनों मैच करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ओनली टेक्स प्लेस when preceding frequency and frequency of radio wave will be the same. That is when the quantum energy of radiation matches up the energy difference between the two energy state. तो एक जब दोनों ऊर्जा अवस्थाओं में जो अंतर है उतनी ऊर्जा अगर रेडिएशन से मिल जाती है तो when the occur the nucleus and the radio frequency being and said to be in resonance, तो रेजोनेंस में आ जाएगा और फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन एक विन्यास से दूसरा विन्यास ग्रहण कर लेगा। हैज द टर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसलिए अपन इसको नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद कहते हैं। इसको और वापस देखें अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो,
कि एक कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि किसी भी न्यूक्लियस को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो प्रिसाइज करता है, इस तरह गायरोस्कोपिक प्रिसिजन में होता है, और दो ऊर्जा अवस्था जैसे प्रोटॉन है वो दो ऊर्जा अवस्था प्राप्त कर लेता है, एक अलाइनमेंट विद द फील्ड और अलाइनमेंट अगेंस्ट द फील्ड। इन दोनों ऊर्जा अवस्थाओं में अगर हम ओरिएंटेशन को एक प्रोटॉन को एक ऊर्जा अवस्था से या एक ओरिएंटेशन दूसरे ओरिएंटेशन में ले जाना चाहते हैं तो इससे फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। और इस फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन के लिए हमें उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो हम देते हैं जनरली रेडियो विकिरण से प्राप्त होती है। और जब फ्लिपिंग हो जाती है प्रोटॉन की तो हमें एनएमआर में सिग्नल प्राप्त होते हैं। ये एनएमआर पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार हमें सिग्नल प्राप्त होता है और क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।